Good morning, students. Yesterday we discussed about properties of electric charge. Four properties of electric charges we have discussed. First was additivity property. Second was conservation of charge. Third was quantization of charge. Fourth is invariancy of charge. And I asked you one question, that what is the difference between mass and charge. You can write many more differences between charge and mass, and today we will discuss these differences also. But first I started the fourth property, that is called invariancy of charge. वो मैंने आपको बता दिया था that charge अगर किसी बॉडी पे है, वो बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे वो बॉडी मोशन में हो, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता. चार्ज एट रेस्ट वाज इक्वल टू चार्ज इन द मोशन. ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी, इसके आगे इसमें कुछ नहीं बोल सकते हम. बट व्हाट अबाउट मास? क्या मास भी बॉडी की स्टेट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? मीन्स टू से व्हाट यू कैन से अबाउट वेरिएंसी ऑफ मास. चार्ज इज इनवेरिएंट, ये हमने बोल दिया. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट. ओके, लिसन. मास इज वेरिएंट, mass is variant. How? You can say that mass of a body at rest is not equal to mass of a body in the motion. मतलब अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट द क्लास बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. अगर एक बॉडी रेस्ट में है, सपोज ये बॉडी है फिलहाल किसमें? रेस्ट में. और इस बॉडी का मास मैंने मान लिया m0. इस बॉडी का मास मैंने कितना मान लिया? m0 मान लिया. नाउ m0 इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी. m0 इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी. रेस्ट मास m0 is the rest mass of the body. yes, रेस्ट मास का मतलब जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो मास है उसको बोल देते हैं रेस्ट मास. फिलहाल ये बॉडी किसमें है? रेस्ट में है. नाउ द सेम बॉडी स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v. द सेम बॉडी स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v and v is comparable to c. v is comparable to c. what is c? c is the speed of light. और सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. so if v, velocity of this body becomes comparable, to speed of light, कंपेरेबल का मतलब कितनी हो सकती है ये? v कैन बी इक्वल टू c/2, c/3, c/4. बस इससे ज्यादा आगे जाओगे तो फिर वो कंपेरेबल नहीं होगी. c/2 स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, उसका 1/3, उसका 1/4, यहां तक ये इसकी कंपेरेबल बोली जा सकती है. सो अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी लाइट की वेलोसिटी के क्या हो जाएगी? कंपेरेबल हो जाएगी. तो इस बॉडी का जो मास है वो पहले था m0, अब इसका मास हो जाएगा m. अब इसका मास m हो जाएगा और ये m उस m0 से क्या होगा? डिफरेंट होगा. ज्यादा होगा या कम होगा? what you can say, this m will be greater than m0. and what is the relation between m and m0? m0 बॉडी का मास तब है जब बॉडी किसमें थी? रेस्ट में थी. और m बॉडी का मास तब है जब बॉडी किसमें आ गई? मोशन में आ गई. और बॉडी का मोशन भी कैसा हो गया? कंपेरेबल टू मोशन ऑफ लाइट हो गया. मींस उसे बहुत फास्ट होना चाहिए. ये नहीं है कि थोड़ी सी 2 मीटर पर सेकंड से बॉडी अगर चल पड़ी है तो बॉडी का मास बदल जाएगा. बॉडी का मास बदलता है, नो डाउट. बॉडी का मास बदलता है अगर बॉडी की स्पीड एज कंपेयर टू लाइट बन जाती है. मीन्स उसे यहाँ एक आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई हुई है उसके बेस पे ये कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा.
नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस मास एंड दिस मास? ये वाला मास एट मास ऑफ द बॉडी इन मोशन है और ये वाला मास मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? m is equal to m naught upon m naught upon 1 minus v square upon c square under root. This is the relation between the two masses. This is the relation between the two masses. M is equal to m naught upon 1 minus v square upon c square under root. This is the relation between the two masses. ये relation आपको प्रूव नहीं करना, ये प्रूव हायर क्लासेस में आता होता है, बट आपको इसको याद रखना है. This is the rest mass of the body. This is the mass of the body when body is in motion. When body is moving with speed v, and v should be comparable to c. बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. Okay. So now this is the relation between the two masses. और इस रिलेशन से आप कंफर्म कर सकते हैं that this mass is greater than m naught. How you can confirm this? Because आपको पता है जो v है वो c से क्या है, छोटा है. v is less than c. जो v है वो क्या है, c से क्या है, छोटा है. अगर v c से छोटा है तो v by c किससे छोटा आ जाएगा? 1 से छोटा आ जाएगा. v by c will be less than 1. तो v square by c square is again less than 1. इसका मतलब अगर v square upon c square 1 से लेस है तो 1 minus 1 से लेस नंबर ये भी 1 से लेस हो जाएगा. तो m naught को अगर 1 से लेस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो m आएगा वो m naught से क्या आएगा, ऑब्वियसली बड़ा आएगा. दैट्स द मीनिंग. सपोज कर लो ये नीचे जो नंबर आ गया v square by c square सारा पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आ गया मान लो 0.5. तो अगर ये m naught by 0.5 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो 2m naught हो गया. इसका मतलब m जो है वो तो 2m naught है. इसका मतलब m जो है वो m naught से क्या है, बड़ा. ठीक है. So this is called charge. This is called mass is variant. कल फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी चार्ज की. चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट. ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हो आप किसके बीच में, चार्ज और मास के बीच में. अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? How you will explain that mass has increased now? How you will explain that mass has been increased? Suppose करो we have a bullet. अब बुलेट का मास कितना है, बहुत कम होता है. बुलेट का मास होता है 100 ग्राम 50 ग्राम like this. But when that bullet is fired with the help of gun on a person, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है? जब वो बुलेट हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उस बुलेट का मास क्या जितना होता है उतना हमें फील होता है या उससे ज्यादा फील होता है? उसका इम्पैक्ट कितना होता है? उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग. बिकॉज व्हेन द बुलेट इज गिवन स्पीड एंड द स्पीड वाज वेरी लार्ज, देन द मास वाज appeared to be greater than the actual value. That's the meaning what I'm saying. Okay, means उसे अगर कोई छोटी सी बॉडी है, अगर कोई छोटी सी बॉडी है, अब उस छोटी सी बॉडी को जब आप रेस्ट में लोगे तो उसका मास बहुत कम होगा, नो डाउट. बट जब उस बॉडी को आप बहुत हाई स्पीड से किसी के ऊपर फेंकोगे या किसी के ऊपर किसी सब्सटेंस पे अगर उसको बॉडी, दैट वेदर द पीस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटली प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज थी, एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज and quantization, most important is quantization of charge. These properties are very 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 important. और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कभी ना कभी एग्जाम में आई भी हुई हैं, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए. आज के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स बिटवीन. नो दैट like charges always repel and unlike charges always attract. Okay, like charge हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. इस फोर्स के और भी नाम हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स इसका नाम है ही, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, एंड वन मोर नेम दैट इज कॉल्ड कोलंबियन फोर्स.
कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन क्यों बोला गया? बिकॉज द फोर्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड कूलम। कूलम ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, तो हमने +1 में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था कूलम ने, तो हम अब पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1। जिसको कूलम्स लॉ नहीं आता है वो यूनिट नंबर 1 आगे नहीं पढ़ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी आज और कल हो सकता है थ्योरी ही चले, फिर उसके बाद हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने +1 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics. Suppose we have two charges Q1 and Q2. Coulomb's law को हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस इट इन स्केलर फॉर्म एंड देन वी विल डिस्कस इट इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम इसको स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। सेम अगर आपको ध्यान हो तो मैंने +1 में भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी ऐसे ही पढ़ाया था। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको पहले स्केलर फॉर्म में पढ़ाया था और फिर उसके बाद उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया था। और जब वो मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा भी था कि सेम टॉपिक आएगा 12th में, उसको बोला जाएगा कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ को भी हम सेम पढ़ेंगे, पहले स्केलर फॉर्म में और फिर बाद में वेक्टर फॉर्म में। तो अगर आप अपनी फेयर कॉपी +1 की खोल के देखें, उसमें आपको दिख जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले हमने स्केलर फॉर्म में जैसे पढ़ा हुआ है, अब वैसे ही हम कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। और जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है, सेम तरीके से हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। बस वहां पे फर्क क्या होता है, वहां पे दो मास लिए जाते हैं M1 M2, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ दो मासेस की बजाय दो चार्ज लिए जाएंगे Q1 Q2, और यहाँ दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, सो Q1 and Q2 we have two charges separated by distance r, separated by distance r। और जो ये Q1 Q2 चार्जेस हैं दे आर पॉइंट चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चार्ज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले आप लॉ पढ़ो। लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का मतलब पता होना चाहिए और पॉइंट मास का मतलब पता होना चाहिए। पॉइंट मास किसके लिए है? ग्रेविटेशन के लिए है। और पॉइंट चार्ज किसके लिए है? कूलम्स लॉ के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है, आई मीन टू से। तो अगर पॉइंट मास का मीनिंग आपको पता होगा तभी पॉइंट चार्ज का मीनिंग आप समझ पाएंगे। तो मैं दोनों के मतलब आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी नहीं। अभी पहले एक बार हम अपने जो लॉ है उसको आगे बढ़ाते हैं। Q1 Q2 are two point charges separated by distance r। Now इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स है। That force may be attractive, may be repulsive, depending upon the nature of charges. You know that like charges always repel and unlike charges always attract. No, so the magnitude of that force depends upon what? And the name of that force is called electric force, electrical force, electrostatic force और कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। मेनली हम इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से ही बताते हैं। सो सपोज F is the electric force between the two charges. Suppose F is the electric force between the two charges
एंड दिस एफ डिपेंड्स अपॉन आप याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने क्या बोला था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने यहाँ m1 m2 मास लिए थे और आपने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड नंबर 2 आपने कहा था दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब सेम यहाँ पे आपने करना है, वहां प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज नहीं बोलना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट्स द मीनिंग। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2। ये मैग्नीट्यूड लेने का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करते हो और मान लो उस न्यूमेरिकल में कोई चार्ज आपको नेगेटिव गिवन होता है, तो जब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो चार्ज को आप नेगेटिव नहीं लोगे, यू विल टेक द चार्ज पॉजिटिव ऑलवेज। ये बातें ध्यान रखनी है आपने। आगे चल के कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिन टॉपिक्स में अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना होगा। बट इस टॉपिक में, कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में, चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी आपने उसको क्या लेना है, फॉर्मूला लिखने के दौरान पॉजिटिव ही लेना है। इन बातों से आंसर पे फर्क पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना बेटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड। नंबर 2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये वाला फोर्स। और अगर कोई भी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वहां हम ये कहते हैं दैट फोर्स इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बात मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी लिखवाई थी आपको, और मैं इसके लिए भी बोल देता हूं दैट द फोर्स obeys inverse square law because the force is inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges. Okay, now if I combine the two statements, what we will get? Force is directly proportional to Q1 Q2 by R square. अब बार बार मैग्नीट्यूड मत दिखाओ, एक बार ऊपर दिखा दिया तो समझ जाओ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ही है, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो इक्वल टू का सिंबल लगा दो, वी हैव ए कांस्टेंट कैपिटल K। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में याद करो, यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा था, कैपिटल G, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, कैपिटल K। कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। F is equal to K Q1 Q2 upon R square. What is the name of this capital K? What is the name of this capital K? Capital K is called electrostatic constant. It is called electrostatic constant. Capital K is called electrostatic constant. ओके, अब आप याद करो, जब मैंने +1 में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाया था तो वहां पे मैंने कैपिटल G का क्या नाम लिखा था, वहां लिखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वहां मैंने वर्ड यूज किया था यूनिवर्सल। यहां मैंने यूनिवर्सल वर्ड क्यों नहीं यूज किया? वहां यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज किया था बिकॉज कैपिटल G की जो वैल्यू थी वो पूरे यूनिवर्स में क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन यहां मैं यूनिवर्सल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज जो कैपिटल K की वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं है। कैपिटल K की वैल्यू डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, अगर वो फैक्टर्स बदलते हैं तो कैपिटल K की वैल्यू भी बदल जाती है। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है? अब इसके बाद आप आगे लिखेंगे वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ कैपिटल K डिपेंड्स अपॉन
value of capital K depends upon number one, system of units. K की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, कि आप जो ये कैलकुलेशन करोगे ये कौन से सिस्टम में करोगे, ये आप एसआई सिस्टम में करोगे या सीजीएस में करोगे या एमकेएस में करोगे या एफपीएस में करोगे, कौन से सिस्टम में अगर आप अलग अलग सिस्टम में कैलकुलेशन करोगे तो के की वैल्यू अलग अलग आएगी. दैट्स द मीनिंग. फर्स्ट फैक्टर. एंड द सेकंड फैक्टर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ द मीडियम. Second factor is nature of the medium. Means to say Q1 Q2 charges, Q1 Q2 charges के बीच में कौन सा मीडियम है? क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम का मीडियम है? क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर का मीडियम है? क्या ये दोनों चार्जेस को मैंने वाटर में रखा हुआ है? क्या ये दोनों चार्जेस को मैंने ग्लास मीडियम में रखा हुआ है या किसी और मीडियम में रखा हुआ है? अलग अलग मीडियम के लिए कैपिटल के की वैल्यू बदल जाएगी. So that is why capital K is not a universal constant. Its value depends upon the two factors, and these are the two factors: system of units and number two, nature of the medium. अब इन दोनों को अगर मैं बदलूंगा तो कैपिटल K की वैल्यू कैसे कैसे बदलेगी, अब मैं आपको वो बताता हूँ. लिसन केयरफुली बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और यही आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से आना चाहिए. इस सबको मैं रब कर देता हूँ. Now, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay, Q1 Q2 are 2 point charges separated by distance R. You know that. Now, in CGS system, सबसे पहले मैं ले रहा हूं सीजीएस सिस्टम. सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है? सीजीएस है. सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है? सीजीएस है. और मीडियम कौन सा है? एनी मीडियम. एनी मीडियम. एनी मीडियम. कैपिटल के की वैल्यू कितनी है? 1 है. याद करनी है आपको. और इसका यूज बहुत कम है, बट मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए. बुक्स में लिखा हो तो मुझे बताना पड़ेगा. सीजीएस सिस्टम के अंदर और कोई भी मीडियम हो तो कैपिटल के की वैल्यू 1 है. अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको मैं. अभी मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन टॉपिक करवाया था आपको. उसके अंदर भी मैंने लास्ट में एक फॉर्मूले में कैपिटल के लिया था. वो कैपिटल के का नाम बोला था मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वो कैपिटल के और ये कैपिटल के दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है. नोटेशन सेम है, सिर्फ मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, तो कंफ्यूज मत होना. सबसे पहले, इन सीजीएस सिस्टम फॉर एनी मीडियम कैपिटल के इज 1. नाउ इन एसआई सिस्टम, अब सिस्टम कौन सा लिया? एसआई. और मीडियम कौन सा ले रहा हूं? एयर और वैक्यूम मीडियम. मीडियम कौन सा ले रहा हूं? एयर और वैक्यूम मीडियम. तो कैपिटल के की वैल्यू कितनी है? कैपिटल के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल के? 1/4 पाई. अब एक नई चीज आ गई, इसका सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और जो ये नीचे जीरो लगाई है इसको बोलते हैं नॉट. एप्सिलॉन नॉट. बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में, क्या होता है ये, डोंट वरी. ओके, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट is the epsilon naught is the absolute permittivity of
इट इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है वो सब बताऊंगा, डोंट वरी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ कौन सा मीडियम, जिस मीडियम के लिए ले रहे थे आप, एयर और वैक्यूम, इन दोनों के लिए सेम होती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट सिंबल सेम होता है दोनों के लिए। और एक बात का फिर से ध्यान रखना, जो ये एप्सिलॉन नॉट सिंबल है इसको ऐसे मत दिखाना, ये एप्सिलॉन नॉट का सिंबल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बन जाएगा अगर आपने इसको ऐसे दिखा दिया तो, क्योंकि ऐसे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। ये सिंबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे आने वाला है टॉपिक। ये सिंबल ऐसे दिखाना है आपने, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। नीचे नोट लगा दिया तो नोट लगाने का मतलब ये कौन से मीडियम के लिए है, एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए। नीचे नोट लगा दिया तो इसका मतलब ये कौन से मीडियम के लिए है, ये एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए है। सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। नीचे नोट लगा दिया तो कौन से मीडियम के लिए है, एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए है। और अगर नीचे नोट नहीं लगाया तो कोई और मीडियम के लिए है, एयर या वैक्यूम के अलावा जो मर्जी मीडियम हो। ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू याद करनी है आपको, 8.852 10⁻⁻12 याद करनी है। 8.852 10⁻⁻12 वैल्यू आपको याद करनी है। ओके, तो ये कौन से सिस्टम के लिए बात की जा रही थी, एसआई सिस्टम, एयर वैक्यूम मीडियम। कैपिटल के कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, ये सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। जैसे लैम्डा पढ़ा आप लोगों ने, तो लैम्डा होता है उल्टा वाई, अब उसका सिंबल का नाम होता है लैम्डा, दिखाता वो किसको है, वेवलेंथ को दिखाता है। सेम ऐसे ही सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन, लेकिन दिखाता किसको है, परमिटिविटी को। और परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की अलग अलग आती है। अगर एयर या वैक्यूम मीडियम है तो परमिटिविटी अलग आएगी और उसका सिंबल बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बट अगर नीचे नोट नहीं लगाएंगे तो वो फिर परमिटिविटी किसी और मीडियम की बन जाएगी। ओके, सो दिस इज वी हैव कूलम्स लॉ। अब ये पूरा नहीं हुआ, इसके आगे जो कूलम्स लॉ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इट इज इनफ फॉर टुडे, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। अभी 1-2 डेज में हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स आपको तभी आते होंगे जब आपको कूलम्स लॉ की थ्योरी अच्छे से आती होगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे सेम वैसे ही हैं जैसे हमने यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन में पढ़े थे। और मैंने आपको बताया भी था कि हम ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल 12th में पढ़ेंगे। तो अब उसका टाइम आ गया, सो वी विल डेफिनेटली डू दिस। ओके, बाय।